नमस्कार साथियों मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेलकम फॉर एमएस में। दोस्तों आज हम संदीप भारती जी भाई के पास पहुंचे हैं और इनसे दो चार बातें ऐसी पूछेंगे जैसे किसानों के बारे में, एक बड़ौदा उपचुनाव था इसके बारे में। तो सबसे पहले भाई हमारे दर्शकों को राम राम कर लें। राम राम भाई प्रदीप के साथ आप जितने साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को मेरी राम राम भाई संदीप, जैसे बड़ौदा उपचुनाव था इसमें कांग्रेस की सीट आई है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस का रहा? देखिए बिल्कुल साफ योगदान, एकमात्र योगदान किसानों का है। सबसे ज़्यादा नहीं, एकमात्र ही ये किसान की वजह से कांग्रेस ने सीट जीती है। बहुत सारे भाई इसको कांग्रेस की जीत बता रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब आम चुनाव लड़ाया गया था 2019 में, उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी 5,000 से भी कम वोट से जीता था। लेकिन अब जब सत्ताधारी पार्टी है, दो पार्टियों का गठबंधन है, दोनों के वोट मिला के 70,000 से ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बाद भी कैंडिडेट का दुगने मार्जिन से हारना बिल्कुल साफ ये बताता है कि यहाँ पे जो समीकरण थे वो सिर्फ किसान की वजह से बदले हैं। यदि ये किसान के जो 3 काले कानून थे और जो बाकी मुद्दे हैं उनके ऊपर इस सरकार ने किसान को नहीं मारा होता तो यहाँ से मुझे लगता है कि भाजपा चुनाव जीत जाती। तो ये कांग्रेस पार्टी को भी किसानों का ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एकजुट होकर वोट दिया। और भाजपा और जजपा को एक संदेश है ये किसानों की तरफ से कि आगे से किसान की अनदेखी करने का काम ना करें। और पूरे देश के लिए भी एक ये संदेश है कि आगे जिस तरीके से किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, आगे भी किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये हार योगेश्वर दत्त की है या फिर बीजेपी की हार है? ना, योगेश्वर की कोई हार नहीं है। योगेश्वर हमारे भाई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, देश का नाम रोशन करे है, उनका हम सारे बहुत सम्मान करते हैं। बड़ौदा हल्का भी सम्मान करता है, हरियाणा नहीं पूरा देश का नौजवान सम्मान करता है। ये हार भाजपा और जजपा की किसान विरोधी नीतियों की है। पार्टियों से भी किसी को कोई द्वेष नहीं। भाजपा को 40 सीटें दी, पहले 47 दी, लेकिन उनकी नीतियों का ये विरोध है, नीतियों की हार है। जो उन्होंने किसानों को मारने का काम करा 3 काले कानूनों के माध्यम से, ये उन नीतियों की हार है। बीजेपी की क्या क्या कमियां रही है? देखिए सबसे बड़ी कमी तो ये रही है, ये जो है ना जाति के नाम पे, कहीं पंथ के नाम पे राजनीति करते हैं। जो वर्ग है, किसान है, मजदूर है, कमेरा वर्ग खास तौर पे, उसकी अनदेखी करने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी कमी हरियाणा में ये रही है कि जो किसान मजदूर समाज है, जिसका आपस में भाईचारा बहुत मजबूत था, उसको इन्होंने तोड़ने का काम करा। अपने नेताओं की बयानबाजी के माध्यम से अपने अलग अलग तरीके इन्होंने अपनाए। तो किसान मजदूर को, एकता को जो इन्होंने खंडित करा, उसी का ये परिणाम भुगत रहे हैं। दूसरी इनकी कमी ये है कि ये है ना मतलब तिकड़मबाजी बहुत करते हैं। हरियाणा एक शांत सीधा प्रदेश है। आम जो आदमी हरियाणा का सीधा भोला है वो ये तिकड़मबाजियाँ पसंद नहीं करता। तिकड़मबाजी से आप एक बार में सफल हो सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकते हो, लेकिन बार बार वो तिकड़ में चलती नहीं है। तीसरा क्या है कि ये लोग है ना जनाधार वाले नेता को देख के राजी नहीं है। हरियाणा प्रदेश में जिसने भी, चाहे किसान का नेता हो चाहे मजदूर का हो, ये दबाने का काम करते हैं। इन बातों को हरियाणा का किसान देखता है और हरियाणा का किसान इस बात को समझता है कि ये जो पार्टी है इसकी जो तौर तरीके हैं वो हरियाणा के सभा से मेल नहीं खाते। एक सभा होता है, जैसे हरियाणा का सभा है, सीधे साधे से लोग हैं, वो ना ज़्यादा तिकड़म करते ना सहन करते। तो ये सरकार लाने के लिए इन्होंने पहले तो बड़े बड़े वादे करे, वो सारे झूठे निकले इनके। उसके बाद धोखापट्टी से इन्होंने जजपा से गठजोड़ करा, तो इस बात को भी हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं करा। बिहार में भी चुनाव था तो उसमें पलटवार कैसे हुआ है? देखिए बिहार में जो हम सोच रहे थे, देखो किसान जो है, कुछ प्रदेशों का किसान अपने आप को कमज़ोर मान चुका है। बिहार में 2006 में ये कानून लागू हुए थे, तब से लेके बिहार की खेती किसानी लगभग ख़त्म हो रही है। तो वहाँ किसान संगठित नहीं है, और किसान के संगठित न होने से सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जातिवादी पार्टियाँ, जातिवादी नेता और जातिवादी सोच को बढ़ावा मिलता है। बिहार में जो ये इलेक्शन में जो हुआ है, देखिए एक तो इनका मैनेजमेंट बहुत मजबूत है भाजपा का, और जो भी इनके साथ जो काम करते हैं मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, 8-10% इलेक्शन में वोट का फर्क डाल देते हैं। दूसरा ये है ना, जहाँ पे किसान और मजदूर इकट्ठे नहीं होते, वहाँ जाति के नाम पे ऐसा आपस में कुचक्कर रचते हैं, ऐसा आपस में द्वंद्व द्वेष पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी दाल जो है ना गड़ जाती है। तो बिहार की जो जीत है, और तीसरी जो मैं बात समझता हूँ, वो विपक्ष जो था ना इतने मजबूत तरीके से एकजुट नहीं था। वहाँ पे बहुत सारी जो महागठबंधन में पार्टियां थी, वो पार्टियां आके इसके साथ शामिल होगी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के साथ। कुछ असदुद्दीन ओवैसी जो है, जिन्होंने वो बना रखी है AIM, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। विपक्षी एकता को खंडित करने में उसका बड़ा योगदान रहा है। तो ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से बिहार में जो था इनकी सरकार बची है। लेकिन आगे मुझे उम्मीद है भी देश में जैसे जैसे आगे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, अगले 1-1.5-2 साल में यूपी का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, चाहे गुजरात का हो, वहाँ पे इनको दोबारा से पटकनी देने पर किसान मजदूर और जो कमेरे हमारा समाज है वो निसंदेह सक्षम होगा। अभी किसानों के द्वारा दिल्ली का घेराव है 26 और 27 तारीख को, इसमें क्या कुछ रवैया रहने वाला है?
देखिए, एक लंबे समय से किसान हरियाणा प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत में आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, अलग अलग माध्यम से कोई बड़ा मुकदमे लगा के दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी किसानों ने ऐलान कराया है 26-27 तारीख को पूरे हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान, राजस्थान के किसान मिलकर दिल्ली का घेराव करेंगे। इसकी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो है वो अनेकों संगठनों को साथ लेकर इसकी तैयारी कर रही है। इसमें जैसा भी योगदान होगा, थोड़ा सा हमारा भी गिलहरी योगदान इसमें हम डालेंगे। और बाकी इसमें बड़े बुजुर्ग हैं, पूरे देश के किसान नेता हैं, इवन महाराष्ट्र तक के किसान नेता हैं, तो सारे मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि किसान का जो बुआरे वाला काम है, जो अपने फसल की कटाई जीरी की, वो निपट के बुआरा हो गया, तो एक बड़ा जन आंदोलन जो है 26-27 नवंबर को खड़ा हो जाएगा नरेंद्र मोदी की और भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ। 3 काले कानून हैं, ये वापस हो सकते हैं? देखिए, होने चाहिए। अगर ये सरकार, इसके ज़मीर जिंदा है, इनकी आत्मा जिंदा है और ये किसान को चाहते हैं भारत देश में सही सलामत रखना, किसान को आबाद रखना, किसान को आगे बढ़ाना, तो 3 जो ये काले कानून है वापस होने ही चाहिए। और मैं तो इस बार में, मेरे को संदेह नहीं है, अंग्रेजों ने भी इस देश को छोड़ के जाना पड़ा था, मुगलों को भी हार माननी पड़ी थी। इस देश में तो तानाशाही कोई टिक नहीं पाया। अगर तानाशाही तरीके से ये सोचे सरकार कि भाई किसान को दबा के ये राज कर लेंगे, तो संभव नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश और पंजाब और ये उत्तर भारत का तो किसान खास तौर पे ये लड़ाका किसान है। हजारों साल इसने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी छाती पे झेड़ा है, जवाब दिया है, दांत खट्टे करे हैं बड़े तैमूर लंग जैसों के। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है, किसान जैसे जैसे संगठित होता जाएगा, मुझे लगता है सरकार पीछे हटती जाएगी। अब भी सरकार ने बातचीत के लिए बुला रखा है 13-14 तारीख को पंजाब के कुछ किसान संगठनों को, उसमें भी कई गफलतबाजियां सरकार की हैं। तो मुझे विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश से जो चोट बड़ौदा चुनाव में इनको लगी है, उसके बाद ये सोचने पर मजबूर हुए हैं। और हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत की सामूहिक आवाज़ जैसे जैसे उठेगी, उससे ये मजबूर होंगे। और 100% मुझे ऐसा विश्वास है कि ये काले कानून को वापस लेने पड़ेंगे। अभी जो हमारे दर्शक हैं, ये मजदूर किसान है, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सबसे ज़रूरी मैं संदेश देना चाहता हूँ भाई, किसान का मतलब मैं समझता हूँ जो कमा के खाता है। चाहे हमारा किसान भाई हो जो खुद खेती करता है, या हमारे मजदूर भाई हैं जो शरीर की मेहनत से खाते हैं, या छोटे दुकानदार और छोटे जो सरकारी कर्मचारी 4th क्लास 3rd क्लास हैं, मैं इन सभी को किसान मानता हूँ। लेकिन फिर भी आप किसान मजदूर शब्द का इस्तेमाल कर लो। भाई, किसान मजदूर कमेरे समाज के लिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। वह जाति के जो नाम पे जो आपस में जहर फैलता है, मज़हब के नाम पे जो जहर फैलता है, ये खास तौर पे सत्ताधारी पार्टी फैलाती है, उससे ऊपर उठ के कमेरे समाज के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करो। जो भी हमारे आज़ादी के पुरुधा थे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों जिन्होंने दलित समाज की, मजदूर समाज के लिए संघर्ष कराया, चाहे चौधरी छोटू राम हों, चाहे हमारे महान क्रांतिकारी जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के लिए समानता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महावीरों ने संघर्ष करा। सबकी एक साझी सोच थी कि कमेरे समाज की जो ताकत है, कमेरे समाज का जो राज है पूरे देश में, उनका होना चाहिए और लुटेरे की जो सत्ता है वो जानी चाहिए। अब आज़ादी के 74 साल बाद भी यदि लुटेरे जो है नीतियाँ, लुटेरे जो तंत्र है वो देश के ऊपर राज करने में, देश की नीतियाँ बनाने में जब सक्षम है, तो भाई किसान मजदूर को आपस में जो विचारों का भेद है, आपस में जो एक दूसरे का जाति का भेद है, वो खत्म करना पड़ेगा और साझी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि किसान जिंदा है तो मजदूर जिंदा है, लेकिन यदि किसान मारा जाएगा तो मजदूर को फिर ज़्यादा लंबा समय सरकार नहीं छोड़ने वाली। अब ये जो 3 काले कानून आए हैं, मेरे बहुत सारे भाइयों को नहीं पता, मजदूर भाई सोच रहे हैं किसान मर लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान ही मजदूर समाज को और छोटे जो नौकरी पेशा उनको होना है। किसान तो कम से कम खाने के लिए अपने खेत से तो ले आएगा, ये तो है अपने के भाई घर जोगे तो आओगे, लेकिन मजदूर जो भाई जो PDS सिस्टम के तहत जो सरकार से सब्सिडी पे अनाज लेते हैं, सरकार उसको रोकने वाली है। और इसके लिए कोई मंत्र तंत्र रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सरकार जब खरीदे ही नहीं गी, जब खरीदेंगे डाणी माणी, तो सरकार देगी कहाँ से राशन? और सरकार राशन नहीं देगी तो ये झूठ मूठ का नाटक थोड़े महीने करेगी कि वह खाते में सब्सिडी ले लो। जैसे किसानों को खाद के नाम पर सब्सिडी का नाटक चला और बाद में धीरे धीरे बंद होगी, वही मजदूर का साथ करा जाएगा। जो भी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं मजदूर समाज को मिलती हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। मजदूर को सरकार किसी तरह का कोई अपना उसको बचाव के लिए कोई देगी नहीं, तो उसके बाद मजदूर जाएगा कहाँ भाई? खेतों में तो ये मतलब खेतों में तो अडानी अंबानी आके बैठ जाएंगे, वहाँ तो पहले किसान दिहाड़ी करेगा। तो मजदूर समाज के लिए बड़ा जीवन मरण का संकट आने वाला है। तो मजदूर भाइयों को चाहिए वे किसान के साथ मिलकर और 3 ये काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाएं
और इस सरकार को मजबूर करें कि अपनी नीतियां जो है बदलने पर बाध्य हो सके। गैस सिलेंडरों पर भी सब्सिडी दी थी, वो भी बंद कर दी है वे। बंदे बराबर है, बंदे बराबर है मेरे ऐसे भाई। ही करेंगे बंद, ये जो भी सब्सिडी चल रही है। ये सारे जो है ना ये तरीके होते हैं, आदमी को एक बार आदत डाल दी जाती है। जैसे सब्सिडी खत्म करने के लिए आदत डालनी जरूरी थी कि एक बार ये पूरे देने लगे 800-900 जितने का आता है वो तरीका इन्होंने अपना लिया। वो 2-4-6 महीने आए खाते में, उसके बाद इनका जी करता है तो डाल देते हैं 148 रुपये, ना जी करता तो ना डालते। ऐसे मतलब ये जो है ना अपना बाकी ये जो किसान को 500-500 रुपये का नाटक कराया था, चुप्पी लग जाएगी, जी में आती है तो कभी डाल देते हैं, इलेक्शन का टाइम होता है तो इकट्ठे दिखावा कर देते हैं। ऐसे ही मजदूर भाइयों के साथ होगा। जो पीडीएस सिस्टम के तहत 2 रुपये किलो का अनाज मिलता है भाई और सब्सिडी मिलती है, फीस में छूट मिलती है, ऐसे ही ये घुमा फिरा के उसको बंद करने की तैयारी में है। और जे किसान और मजदूर संगठित नहीं होया तो उसका भारी भरकम खामियाजा हमारे ग्रामीण समाज को, क्योंकि ग्रामीण समाज में किसान और मजदूर हैं, तो ग्रामीण समाज को भुगतना पड़ेगा। ये सरकार चाहती है गाँवों को ख़त्म करके अर्बनाइजेशन करना, शहर बनाना, और शहर में भाई ने भाई नहीं जानता, भाई का भाई महती नहीं है, साथी नहीं है। उसी तरह की सरकार की ये जो सत्ताधारी पार्टी इसकी सोच है और उसी तरह का ये रवैया अपनाए हुए, तो किसान मजदूर ने तो भाई अपना जो है ना अगत अपनी जो है ना वो देखनी पड़ेगी। तो साथियों, हमारे साथ किसान नेता भाई संदीप भारती थे और उनसे बातें करी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।